स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार, मैं हूं आशीष। आप देख रहे हैं पॉलिसी वॉच और आज हम बात कर रहे हैं द केस ऑफ विवेक नारायण शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसे आप पॉपुलर तरीके से जानते हैं द केस ऑफ डीमोनेटाइजेशन। सुप्रीम कोर्ट ने डीमोनेटाइजेशन या नोटबंदी को एक प्रकार से क्लीन चिट दी है, बट ये भी जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि जस्टिस BV नगरत्ना ने इस एक्ट को इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी करार दिया है। सो आज की पॉलिसी वॉच देखेगी इन सारे जजमेंट्स को, यानी कि मेजॉरिटी एज वेल एज माइनॉरिटी जजमेंट को। एंड ऑल्सो वी विल गो इनटू डिटेल्स ऑफ व्हाट इट एंटेल्स, यानी कि दूसरे इसके साथ जुड़े पहलू जैसे कि जुडिशियल रिव्यू, इकोनॉमिक पॉलिसी और इकोनॉमिक पॉलिसी में किसका हस्तक्षेप होना चाहिए, क्या कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिकी का बैलेंस डिमोनेटाइजेशन से बिगड़ रहा था, वाज देयर एनीथिंग व्हिच वाज गोइंग ऑन बिटवीन एक्सेसिव एग्जीक्यूटिव पावर्स, यानी कि कार्यपालिका को क्या एक्सेसिव एग्जीक्यूटिव पावर्स या बहुत सारे पावर्स दे दिए गए जिन्हें उतने नहीं दिए जाने चाहिए। इन सब सवालों के जवाब हम इस जजमेंट में इन डिटेल देखेंगे। नाउ if you want to know more about the judges, because we need to know the authors of the case, जिन्होंने इस केस को रचा है और गढ़ा है। Now, in front of us, we have the bench, the constitutional bench of Justice A.S. Bopanna, Justice S. Abdul Nazir, जस्टिस V. रामासुब्रमण्यम, B.R. गवाई, जिनके अध्यक्षता में ये जस्टिस बेंच आई, और द मोस्ट इंपॉर्टेंट एज वेल एज द डिसेंटिंग जज जस्टिस BV नागरत्ना। नाउ इफ यू लुक एट द पैरामीटर्स ऑफ जजमेंट, कि जजमेंट कौन से पैरामीटर्स से हुआ, यानी कि कौन से 6 सवाल सुप्रीम कोर्ट ने अपने सामने लिए और उनके जजमेंट्स क्या दिए, ये हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। तो कौन से 6 सवाल थे? नंबर 1, whether the powers available to the central government under subsection 2 of section 26 of RBI Act 1934 can be restricted to mean that it is either one or some or all bank series। यानी कि अगर आपको लीगल भाषा समझने में प्रॉब्लम आ रही है तो बड़ा सरल कर देते हैं। सेक्शन 26 के सबसेक्शन क्लॉज 2 ऑफ 1934 RBI एक्ट के तहत ये पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को है कि वे नोट बैन कर सकते हैं। हालांकि इसी पावर्स में जुड़ा हुआ है शब्द एनी और ऑल। सो सुप्रीम कोर्ट ये मान रही थी कि क्या एनी यानी कि कुछ नोट्स बंद किए जा सकते हैं कि सारे के सारे नोट्स बंद किए जा सकते हैं। सीधा सिंपल अंडरस्टैंडिंग इस क्वेश्चन का। दूसरा, demonetization would amount to conferring excessive delegation as such liable to be struck down। या demonetization ने बहुत ज्यादा पावर्स दे दिए थे RBI को और इसीलिए इसे अवैध करार देना चाहिए। तीसरा, द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इज फ्लॉड इन लॉ, यानी कि जो डिसीजन का प्रोसेस था, जो निर्णय का प्रोसेस लिया गया, द प्रोसेस ऑफ डिसीजन इटसेल्फ, क्या वो गलत था? किस तरीके से निर्णय लिया जाना चाहिए था? निर्णय अलग है और निर्णय लिए जाने की प्रोसेस अलग है। तो थर्ड क्वेश्चन बात करता है प्रोसेस की। फोर्थ, डिमोनेटाइजेशन लायबल टू बी स्टक डाउन अप्लाइंग द टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। एक जुडिशरी में और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पढ़ने वाले लोगों के पास टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी काफी अहम सब्जेक्ट रही है। एरहॉन बराक की आई हुई टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। क्या डिमोनेटाइजेशन टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी पे खड़ी उतर रही थी कि नहीं, यह भी एक सवाल था। पीरियड प्रोवाइडेड फॉर एक्सचेंज ऑफ नोट्स, यानी कि जो एक्सचेंज ऑफ नोट्स के लिए पीरियड प्रोवाइड किए गए थे, 53-52 दिनों का जो अवधि दिया गया था, क्या वो पर्याप्त था लोगों के लिए? और लास्टली, whether the RBI has an independent power under the 2017 एक्ट। 2017 में एक्ट लाया गया जो डिमोनेटाइजेशन या नोटबंदी को एक स्टैट्यूटरी प्रोविजन दे रहा था, एक स्टैट्यूटरी एंगल दे रहा था ना। इफ यू लुक एट द आर्ग्यूमेंट्स ऑफ द पिटिशनर्स, पिटिशनर की तरफ से यानी कि जिन्होंने पिटिशन दिया था विवेक नारायण शर्मा की तरफ से आए वकील P. चिदम्बरम, ऑल्सो द फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, होम मिनिस्टर भी रहे हैं, लेकिन फाइनेंस मिनिस्ट्री में इनकी एक्सपर्टीज भी शायद इस पिटिशन में काम आई। और देखते हैं कि इन्होंने कौन से दलील दिए। नंबर 1, he said that there was a reverse mechanism initiated with respect to section 2 of 26 of RBI Act। यानी कि वो ये कह रहे हैं कि सेक्शन 26 के सब क्लॉज 2 में ये लिखा गया है और ये कहा गया है कि पहले सेंट्रल बोर्ड ऑफ RBI रेकमेंड करेगी
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, और उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नोटबंदी पर विचार कर सकती है। यानी कि रिकमेंडेशन आनी चाहिए सेंट्रल बोर्ड से, आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड से, ना कि सरकार से। वो ये कह रहे हैं कि यहां पे रिवर्स मैकेनिज्म फॉलो किया गया। सरकार ने कहा आरबीआई के बोर्ड को कि आप इस बात पर विचार करिए, और उसके बाद आरबीआई ने नोटबंदी पर विचार किया और फिर रिकमेंडेशन दिया। उनका ये कहना था कि सबसे पहले रिकमेंडेशन बोर्ड को देनी चाहिए थी, यानी कि आरबीआई को देनी चाहिए थी। दूसरा, इट फेल्ड टू सॉल्व द इशू ऑफ ब्लैक मनी। इन्होंने कहा कि देखिए, जिस इशू के लिए, यानी कि आरबीआई या नोटबंदी सरकार जब कर रही थी, तो वो काले धन के लिए, इशू के लिए, काले धन को कम करने के लिए किया गया था। वो इशू ही सॉल्व नहीं हुआ अकॉर्डिंग टू पी चिदम्बरम उनके अनुसार, और शायद ये आरबीआई की बुलेटिन में भी आया है कि फेक करेंसी इंडियन नोट्स, एफसीआईएन नोट्स जो थे, जो डीमोनेटाइजेशन के बाद इकट्ठा हुए, यानी कि नोटबंदी के बाद इकट्ठा हुए, वो सिर्फ 43 करोड़ थे आउट ऑफ 15 लाख करोड़ ऑफ करेंसी केप्ट। यानी कि आरबीआई के पास जो 15 लाख करोड़ रुपए की करेंसी आई, उसमें से मात्र 43 करोड़, दैट मींस 0.0028%, सिर्फ इतने ही काले धन आ पाए वापस। इनफैक्ट वो ये कहते हैं कि फेक नोट्स डिमोनेटाइजेशन के बाद टेररिस्ट्स के पास से भी पकड़े गए। बांदीपुरा में एनकाउंटर हुआ, और बांदीपुरा के एनकाउंटर में टेररिस्ट के पास नए करेंसी नोट्स जो डिमोनेटाइजेशन के बाद आए थे वो भी पकड़े गए। तो इनका ये कहना था कि इस प्रकार के दलीलों से डिमोनेटाइजेशन और उसके इफेक्ट्स पूरी तरीके से फेल हुए। नाउ ये सेक्शन है क्या, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2, वी हैव टू सी इट बिकॉज वी आर वॉचिंग पॉलिसी वॉच, है ना, तो वी हैव टू डू इट इन अ बिट ऑफ डिटेल। नाउ सब्जेक्ट ऑफ प्रोविजंस सबसेक्शन ये कहता है, नंबर 1 ऑफ 1934 एक्ट ये कहता है कि एवरी बैंक नोट शैल बी अ लीगल टेंडर एट एनी प्लेस इन इंडिया फॉर पेमेंट ऑन अकाउंट ऑफ द अमाउंट एक्सप्रेस देयरइन एंड शैल बी गारंटीड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी कि अगर मेरे पास 10 रुपए का नोट है और वहां पर लिखा हुआ है केंद्रीय सरकार द्वारा प्रत्याभूत, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये से प्रत्याभूत किया है, गारंटी किया है, तो वो जितना डिनोमिनेशन लिखा हो और जहां पर भी भारत में जहां पर भी उसे पेश किया जाएगा, तो उसके बदले में 10 रुपए की चीज उस नागरिक को मिलनी चाहिए। 10 रुपए, 100 रुपए, 1000 रुपए, 500 रुपए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यानी कि जो नोट की वैल्यू है, उस नोट का उतना वैल्यू का दाम आपको मिलना चाहिए। दैट इज फाइन, क्लियर एंड सिंपल। द सेकंड इट सेज, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सेंट्रल बोर्ड, the central government may, by notification of the Gazette of India, declare that with effect from such date as may be specified in the notification, any series of banknotes or any denomination shall be ceased to be a legal tender। यानी कि ये एक्ट सीधा सीधा कहता है कि पहले सेंट्रल बोर्ड, किसका सेंट्रल बोर्ड? आरबीआई का, आरबीआई की सेंट्रल बोर्ड, जो सेक्शन 8 में लिखा हुआ है कि सेक्शन 8 ऑफ 1934 एक्ट, 1934 का एक्ट। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं 1935 और 1934 के एक्ट में कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए, आरबीआई जो है वो 1934 एक्ट में पास हुआ है, लेकिन ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है 1935। वो अपने आप में फेडरेशन के लिए जाना जाता है। मॉडर्न हिस्ट्री के स्टूडेंट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बहुत चाव से पढ़ते हैं, लेकिन कभी कभार गलती कर देते हैं कि उसमें लिख देते हैं कि आरबीआई स्टैब्लिश हुआ था। आरबीआई 1934 के सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल बोर्ड जब रिकमेंड करेगा केंद्रीय सरकार को, तब वो एक नोटिफिकेशन के थ्रू या किसी ऑर्डिनेंस के थ्रू या एक्ट के थ्रू लीगल नोट्स को, जो है लीगल करेंसी या फिएट करेंसी जिसको हम कहते हैं, जो केंद्रीय सरकार द्वारा दी जाती है, उस करेंसी को बैन किया जा सकता है। अब इसमें पेज क्या है? नोटिफिकेशन डिक्लेयर दैट विद इफेक्ट फ्रॉम सच डेट एज मे बी स्पेसिफाइड नोटिफिकेशन एनी सीरीज। सबसे ज्यादा डिस्कशन सुप्रीम कोर्ट पे इसी बात को लेकर हुआ। इनफैक्ट द वर्ड एनी, यानी कि एनी को डिक्शनरी के मीनिंग से भी देखा गया। अराउंड 3 पेजेस इन दी सुप्रीम कोर्ट जजमेंट सिर्फ इस बात पर डिवोट किए गए थे कि एनी और ऑल का मतलब क्या है। आप समझ सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आपके लिए एक इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन का भी लेसन था। नाउ एनी और ऑल, यानी कि क्या सरकार, मान लीजिए, सारे डिनोमिनेशन या सारे करेंसीज में से कुछ को कर सकती है या सबको कर सकती है, बस इसी बात पे झगड़ा था। अगर सबको कर सकती है तो यहां पे एनी क्यों लिखा हुआ है, ऑल क्यों नहीं लिखा हुआ है? आप समझ रहे हैं? सो वकीलों ने इस बात पर बहस की सरकार के साथ। आगे बढ़ते हैं। द क्वेश्चन ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, यानी कि जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है,
लेजिस्लेशन का भी एक छोटा सा पार्ट होता है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, यानी कि पॉलिटी में पढ़ने वाले लोग ये बात जानते होंगे दैट व्हेन अ बिल इज ड्राफ्टेड, यानी कि जब बिल बन रहा होता है वो ड्राफ्ट करने का ज्यादातर काम नौकरशाही करती है, ब्यूरोक्रेसी करती है। उस पार्ट को हम कहते हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। मान लीजिए कि 1934 आरबीआई एक्ट आरबीआई को करेंसी मैनेज करने का हक देता है, लेकिन करेंसी मैनेज करने के लिए और बहुत सारे एक्ट या नोटिफिकेशन पास किए जाते हैं जो हर बार पार्लियामेंट से होकर नहीं गुजरते हैं। पार्लियामेंट से होकर सिर्फ एक्ट्स गुजरते हैं और एक्ट के साथ आने वाले छोटे 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 नोटिफिकेशंस नहीं गुजरते हैं। वो छोटे नोटिफिकेशंस का नाम है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, जो ज्यादातर भारतीय नौकरशाह या ब्यूरोक्रेसी जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं वो बनाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ये देख रही थी कि क्या डेलीगेटेड लेजिस्लेशंस या भारत में डेलीगेटेड लेजिस्लेशन या वो विधायिका जो सीधे सीधे तौर पर पास नहीं होती है लेकिन एक नौकरशाह एक ब्यूरोक्रेट बनाता है, क्या उसे ज्यादा पावर मिल गया था ना। द प्रीवियस कोर्ट केसेस ऑफ ग्वालियर रेयन और बिरला कॉटन, ये सारे कोर्ट केसेस के नाम हैं, या देवी दास गोपाल वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ये सब डेलीगेटेड लेजिस्लेशंस के बारे में बयान करते हैं अपनी अपनी राय। सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि एग्जीक्यूटिव एक्टिविटी इन द फील्ड ऑफ एक्सपर्टीज हैज इंक्रीज जियोमेट्रिकली। उनका ये मानना है कि कार्यपालिका या एग्जीक्यूटिव की, यानी कि गवर्नमेंट की, नौकरशाहों की, ब्यूरोक्रेट्स की जो हस्तक्षेप है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन में वो बहुत ज्यादा बढ़ी है, और वो ये कहते हैं कि ये नेसेसरी भी है, पढ़नी भी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल वो ये कहते हैं कि एक्सपर्टीज बेस्ड बॉडीज, जो बॉडीज के पास अपनी एक्सपर्टीज होती है या होनी भी चाहिए, जैसे आरबीआई, सेबी, आईआरडीए, डीआरडीओ, ये सारे एजेंसीज जो अपने अपने फील्ड में माहिर हैं, उन्हें अपने फील्ड के लॉज बनाने देने चाहिए। क्यों? क्योंकि पार्लियामेंट के पास उस फील्ड से रिलेटेड एक्सपर्टीज नहीं है, उस फील्ड से रिलेटेड ज्ञान, बौद्धिकता नहीं है। पार्लियामेंट में बहुत सारे ले मेंबर्स बैठते हैं जो शायद इकोनॉमी के सारे आयामों के बारे में नहीं जानते, लेकिन आरबीआई के पास इकोनॉमी में पीएचडी, एमफिल्स या इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज के सदस्य या इंडियन आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के सदस्य भी बैठते हैं, और शायद इसीलिए जो काम जिसका है उसे ही करने देना चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट का मानना है ना। सेकेंड, ऑन द क्वेश्चन ऑफ फ्लॉड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, या डिसीजन जो लिया गया, जिस प्रकार से निर्णय लिया गया, निर्णय के ऊपर नहीं, ये बात मैं बार बार बताना चाहूंगा कि निर्णय के ऊपर नहीं, जिस प्रकार से निर्णय लिया गया, क्या वो सही था या गलत था। Now, Supreme Court stated very clear that it will not go into the process of decision making. Sorry, it will go into the process of decision making and not on the efficacy of the same. यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम डिमोनेटाइजेशन कैसे हुआ सरकारी तौर पर, हम उस पर अपनी जजमेंट देंगे। हम इस पर जजमेंट नहीं देंगे कि डिमोनेटाइजेशन क्या सफल रहा या विफल रहा, क्या वो अपने गोल्स को अचीव कर पाया या नहीं अचीव कर पाया, वो उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट ने काफी सीधे शब्दों में कहा है। Now, judicial review was established in the case of Tata Cellular case. ये कौन कह रहा है? सुप्रीम कोर्ट। ये कहते हैं that the court observed that the modern trend point to judicial restraint in administrative actions. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। कह रहे हैं कि देखिए आजकल की मॉडर्न केसेस जो आ रहे हैं वो हमें रेस्ट्रेन करने को सिखा रही है, हमें रेस्ट्रेन करना चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू द मॉडर्न केसेस। इट जस्ट इज अ रिव्यू अथॉरिटी। ये सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि हम सिर्फ रिव्यू कर सकते हैं जो निर्णय लिया गया है। कोर्ट इज नॉट एन कोर्ट ऑफ अपील, यानी कि सुप्रीम कोर्ट डीमोनेटाइजेशन के लिए गए निर्णय का अपेलेंट अथॉरिटी नहीं है कि निर्णय लिया गया और उसकी वजह से क्या खामियां हुई, क्या सफलता हुई, क्या विफलता हुई, जो पी चिदम्बरम कह रहे हैं, जो पिटिशनर की तरफ से कह रहे हैं, उस पे हमारे जाने का कोई अधिकार नहीं है। वो वेडनेसबरी प्रिंसिपल लगाते हैं, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ इरेशनैलिटी। तो ये कहते हैं कि कोई भी निर्णय अगर इरैशनल हो तो हम उसे इस प्रिंसिपल के तहत कसौटी पर खड़ी कर सकते हैं। अगर वो इरैशनल हो या अगर उसने संवैधानिक प्रोविजंस नहीं फॉलो किए हों तो हम उस कसौटी पर खड़े कर सकते हैं। लेकिन बाकी किसी कसौटी पर खड़े करना, यानी कि ये देखना कि एक्ट से क्या हासिल हुआ या नहीं हुआ, वो हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। जस्टिस नगरत्ना इससे बिल्कुल वाकिफ या इससे बिल्कुल ताल्लुक नहीं रखती थी। उन्होंने इस सिचुएशन पे या इस क्वेश्चन पे बाकी सारे जजेस से डिसेंट किया। क्यों?
उन्होंने ये कहा दैट द रिकमेंडेशन एज रिटन इन सेक्शन 2 ऑफ 26 डिड नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम सेंट्रल बोर्ड। उन्होंने कहा कि जैसा कि सेक्शन 2 ऑफ 26 में लिखा हुआ है कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ आरबीआई रिकमेंड करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट को, ऐसा हुआ ही नहीं। इनफैक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट ने आरबीआई को कहा और उसके बाद आरबीआई ने नोटबंदी की डिसीजन ली, इसीलिए ये इलीगल है। सेकंड, इट ought to have brought legislations in the parliament as in the case of 1946 and 1978 demonetization। जस्टिस रंगरत्ना ने ये कहा कि 1946 में भी डिमोनेटाइजेशन हुआ और 1978 में भी डिमोनेटाइजेशन हुआ, और ये दोनों डिमोनेटाइजेशन की 1978 में एक ऑर्डिनेंस लाकर हुआ। ऑर्डिनेंस का मतलब कि प्रेसिडेंट ने एक ऑर्डिनेंस पास किया पहले, और वो ऑर्डिनेंस बाद में एक्ट के रूप में पास हुआ पार्लियामेंट में, और उसके बाद डिमोनेटाइजेशन हुआ। लेकिन 2016 की डिमोनेटाइजेशन सिर्फ और सिर्फ एक नोटिफिकेशन पास करके हुई, यानी कि भारतीय गजट में, भारत सरकार के राजपत्र में जो हर दिन निकलता है, एक ऑफिशियल स्पेशल गजट निकाला गया और उसके तहत डिमोनेटाइजेशन कर दिया गया। इट कैनॉट बी जस्ट डन बाय नोटिफिकेशन, ये सिर्फ नोटिफिकेशन से नहीं हो सकता। इट इज वेरी एक्सटेंसिव एंड अथॉरिटेटिव पावर्स। वो ये भी कह रहे हैं कि आरबीआई को अगर ऐसे पावर्स भी मिले हैं तो मेरे ख्याल से वो बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव है और अथॉरिटेटिव है, यानी कि एग्जीक्यूटिव को सेक्शन 26 बहुत ज्यादा अथॉरिटी देती है, जो शायद आगे की सरकारों के लिए भी ठीक नहीं है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इश्यू ऑफ टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। आप देख रहे हैं जस्टिस एरोन बराक को, जो इजराइल के चीफ जस्टिस हुआ करते थे, और इन्होंने जस्टिस और इशू ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी की निजात की, यानी कि अगर आपके फंडामेंटल राइट्स कुछ दूसरे राइट्स के वजह से कॉम्प्रोमाइज भी किए जाते हैं, दबे भी जाते हैं, तो भी उन्हें लाए दिए जाना चाहिए, बशर्ते वो इशू ऑफ या टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी पास करें। नाउ टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इन्होंने 4 आयाम दिए हैं कि टेस्ट जो है वो पर्पसफुल होना चाहिए, उसके मैनर्स कंसिडरेशंस प्रॉपर होने चाहिए, वे ज़्यादा लोगों के हित के लिए होने चाहिए, इनफैक्ट वो इंडिविजुअल राइट्स को ज़्यादा कर्टेल ना करते हुए एक कम्युनिटी राइट्स देने चाहिए, इत्यादि इत्यादि। सुप्रीम कोर्ट ये मानता था कि सुप्रीम कोर्ट ये मान रहा है कि डीमोनेटाइजेशन ने ये टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी पूरे तरीके से पास की है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या दिन इनफ दिए गए थे? वर देयर इनफ डेज विच वर गिवन फॉर नोट एक्सचेंज? 52 डेज का समय दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि ये काफी था। इनफैक्ट इट नोटेड द हार्डशिप्स फेस्ड बाय द कॉमन सिटीजन्स। वो ये कहते हैं कि हम जानते थे आम लोगों की समस्या, बट इट ऑल्सो अगेन लिमिटेड इटसेल्फ। सुप्रीम कोर्ट ने वापस कहा कि हम एफिकेसी यानी नोटबंदी ने क्या हासिल किया उसके ऊपर जजमेंट नहीं दे रहे हैं, हम सिर्फ इसके ऊपर दे सकते हैं कि नोटबंदी का प्रोसेस सही था या गलत। जजमेंट हमें क्या सिखाता है? लास्टली, दिस इज एन एक्सीलेंट रीड इन द पॉलिटी, जुडिशरी एंड एथिकल इश्यूज, यानी कि पॉलिटिक्स का भी, यानी कि पॉलिटिकल अथॉरिटी का भी, किस प्रकार से न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका तीनों का ट्रायंगल कैसे काम करता है, ये जजमेंट हमें सिखाता है। हमने बहुत सारे जजमेंट, प्रीवियस जजमेंट केसेस को भी कोट किया। लक्ष्मण रेखा बिटवीन जुडिशियल रिव्यू एंड जुडिशियल एक्टिविज्म। सुप्रीम कोर्ट अपने जजमेंट में बार बार कहता है कि हम जुडिशियल एक्टिविज्म एनवायरमेंट के क्षेत्र में कर सकते हैं, लेकिन ऐसे क्षेत्र में नहीं कर सकते जहां पर हमारी एक्सपर्टीज नहीं है और जहां पर एक्सपर्टीज देने वाले बॉडीज पहले से मौजूद हैं, जैसे आरबीआई। तीसरा, पावर्स ऑफ लेजिस्लेशन वर्सेस डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। वो ये भी बताता है कि पार्लियामेंट अपनी लेजिस्लेशन हदें कहां तक रख सकता है, कि पार्लियामेंट के पास आप कौन से बिल बार बार लेके जा सकते हैं, लेकिन कुछ काम करने के लिए आपने नौकरशाह भी रखे हैं, आपने अफसर भी रखे हैं, उनका भी इस्तेमाल करिए। कहने का मतलब है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। और साथ ही द इश्यू ऑफ जस्ट रिव्यू एंड नॉट अपील, यानी कि आप डीमोनेटाइजेशन के खिलाफ इसको एक अपील न माने, हम तो सिर्फ डीमोनेटाइजेशन के केस को रिव्यू कर रहे हैं। एंड फाइनली एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी जो खुद सुप्रीम कोर्ट के जजेस कहते हैं कि हिस्ट्री ऑफ आरबीआई से ली गई थी, यानी कि 1978 में जब डीमोनेटाइजेशन हो रहा था तो दिल्ली से कॉल गई आर जानकी रमन नाम के एक आरबीआई अफसर को। उन्हें ऑर्डिनेंस बनाना था डीमोनेटाइजेशन का, और वो साउथ इंडिया में रह रहे थे, तो उन्हें जब कॉल गई और उन्हें अर्जेंटली दिल्ली बुलाया गया, उन्हें बस इसलिए बुलाया गया बिकॉज डीमोनेटाइजेशन का एक एक्ट बनाना था। उसने ये कह के बुलाया गया कि देखिए आप दिल्ली आ जाइए, बिकॉज
आपको एक्सचेंज करेंसीज या एक्सचेंज पॉलिसीज के ऊपर अपनी राय देनी है केंद्रीय मंत्री को। नाउ ही वॉज नॉट टोल्ड अबाउट, उन्हें लास्ट तक ये नहीं बताया गया था कि आप दिल्ली आ रहे हैं डीमोनेटाइजेशन करवाने। आप दिल्ली आ रहे हैं 500, 1000 और 10,000 के नोट, जी हाँ उस समय 10,000 के नोट भी हुआ करते थे, 10,000 के नोट्स को डीमोनेटाइज करवाना है। सुप्रीम कोर्ट इस कहानी को इसलिए बताती है बिकॉज वो कहते हैं कि सीक्रेसी मेंटेन होनी चाहिए थी डीमोनेटाइजेशन में, और शायद इसी के लिए नोटिफिकेशंस आया। ना दिस इज वेयर वी आर एंडिंग द जजमेंट, द एनालिसिस ऑफ द जजमेंट ऑफ विवेक नारायण केस, जिसको आप डीमोनेटाइजेशन के नाम से जानते हैं। ना before I end up the lecture, I also appeal humbly to you. This is the last few days where you can enroll for our latest batch. अगर आप 2023 की गाड़ी पकड़ना चाहते हैं, 2023 की प्रीलिम्स जो है उसके लिए तत्पर हैं, और शायद अगर आपको लगता है कि हमें जंप स्टार्ट करवाने के लिए या हमें तुरंत तैयार करवाने के लिए कोई है या कोई कोर्स है, तो जी हाँ वो कोर्स है SIP। 5 जनवरी से शुरू हो रहा है, आज 4 जनवरी की शाम है। आप अभी भी इसे ल्यूक्रेटिव डिस्काउंट्स पर हासिल कर सकते हैं। मैं बार बार ये कहता हूँ दैट इग्नोरेंस कॉस्ट्स मोर देन एजुकेशन, यानी कि अज्ञानता जो है वो आपको ज़्यादा कॉस्ट कर जाती है, आपको ज़्यादा भारी पड़ जाती है। हम नहीं चाहते कि आप 1 साल और वेट करें अपना नाम फाइनल लिस्ट में देखने के लिए। अगर आप हमारे साथ तैयार हैं और अगर हम भी आपके साथ तैयार हैं तो कोई भी लक्ष्य मुश्किल नहीं है। सो आई वुड अपील बैक टू यू, use the code ASHLIVE and enroll it as soon as possible. आप हमारे फाउंडेशनल कोर्सेज में भी एनरोल कर सकते हैं अगर आप 2024 की तैयारी करने जा रहे हैं। Thank you for watching Policy Watch. I will also share the links of the judgment in the description below. So description में आप judgment के links शेयर कर सकते हैं, देख सकते हैं, so that it will help in your preparation. Also, we request comments from your side जो आने वाले पॉलिसी वॉच या इस प्रकार के पॉलिसी निर्णयों के बारे में अगर आप चाहते हैं कि हम डिस्कस करें, सो प्लीज डू राइट टू अस। माय नेम इज आशीष, थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।